अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं आप सब लोगों को एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं ऑफ कोर्स द डैशिंग द अमेजिंग हुमायूं ज़ेब अब्बासी आपके साथ मौजूद है, जिनका आप इंतजार कर रहे थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जब भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी है आपकी मॉर्निंग? बिल्कुल ठीक है मेरी मॉर्निंग। आपकी कितने बजे होती है मॉर्निंग? मैं यूजुअली उठता हूँ तकरीबन 7:30 बजे और उसके बाद 15 मिनट में दूसरे कमरे में जाके सो जाता हूँ। मुझे उठाया जाता है और मैं वहाँ पे लोग आते हैं और कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, आपको वहाँ से उठा के लाया था, आपको इधर मरने के लिए कहा था, उठ जाए यहाँ से भी। फिर उठता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर देन आई डू माई ब्रेकफास्ट और फिर उसके बाद मैं ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। 7:30 बजे आप बिस्तर से तो उठ जाते हैं? बिस्तर से आप कभी 7:45 उठता हूँ। अच्छा, नहीं उठता तो मैं कहता हूँ 5 मिनट। अब वो 5 मिनट वाला हो गया हमारे, हालांकि पहले यूज टू बिकॉज नहीं था। हाँ। कड़प से उठ जाता था। आप बताओ मैं कितने बजे उठती हूँ? मैं उठती हूँ 8 बजे। 8 बजे। और उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद मैं पहले ख़ुद नाश्ता करती हूँ, फिर खदीजा की चीज़ें जो भी मैंने एंडिंग प्रिपरेशंस करनी होती हैं बिकॉज मंसूर ने उसको छोड़ना होता है, तो वो मैं सारी चीज़ें करती हूँ और उसके बाद बस अपना बोरिया बिस्तरा उठाती हूँ और निकल आती हूँ घर से। अब निकल आती हूँ? कितने बजे आप घर से निकलती हो? मैं निकलती हूँ 8:30 to 8:40 तक निकल आज आप कितने बजे निकले हो? इसी अराउंड, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद बट इसी अराउंड, बिकॉज सुबह सुबह सड़कें जो हैं वो ज़रा फुल होती हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो उस पर मुझे ज़रा मार्जिन रख के यहाँ पहुँचना पड़ता है ताकि 10 बजे तक मेरे बाल बन जाए, मैं तैयार हूँ, यहाँ पे मौजूद हूँ। किस चीज़ से फुल होती हैं सड़कें? ट्रैफिक से, गाड़ियों से, मोटरसाइकिलों से। और क्या पूछना चाह रहे हैं? टांगे तो अब चलते नहीं हैं। मैं देखिए, मैं एक जनरल नॉलेज से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछा जा रहा हूँ। अच्छा हलीमा, मैं अगर आपसे आज एक सवाल पूछूं तो आप इसका जवाब देंगी? हलीमा, आप हमेशा मुझसे सवाल पूछते हो, मैं सच सच जवाब देती हूँ उसका। सच तो आपके पास से भी नहीं गुजरा। अभी आपने झूठ बोला एक, क्या मैं आपको बता दूं? नहीं बोला। हाँ बता दे। आपने एक झूठ बोल के फिर एक और झूठ बोला कि मैं झूठ नहीं बोला। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा बताइए, पूछो सवाल। सवाल पूछता हूँ, मैं सवाल पूछता हूँ। अच्छा हलीमा, अगर आपको जिंदगी में कोई ऐसा हमसफर चुनना हो जिसके साथ आप सफर पे जाएं, ठीक है, इस चैनल में से, और मुझे और ज़ैनब को आपने उसमें नहीं इंक्लूड नहीं करना, मैं और ज़ैनब उस ज़ुमरे में, क्योंकि जाहिर बात है आप दोनों में से, तो आप किसके साथ सफ़र पे जाना चाहेंगी और क्यों? एक चूज कर सकती हूँ। आप सिर्फ एक चूज कर सकती है। आपको ये ऑप्शन देते हैं कि आप जाते हुए किसी और के साथ जाएं, वापसी आप किसी और के साथ, आपने दोनों की रीजंस देनी है। ठीक है, वजह देनी है। बहुत सोचना पड़ेगा। और ये हम इसलिए पूछे कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हो, तो आपने वजह देनी है क्यों आप सब आएंगी, क्यों, और जाते हुए उसके साथ क्यों, किसी और के साथ क्यों जाएंगी, या दोनों के साथ आप आना जाना कर सकती हैं। चौधरी मौसम मजीद। आप क्या सफर करना, आप जाना चाहिए उनके साथ? हाँ, रीजन नौकरी को मजीद पक्का करने के लिए। नहीं, वापस भी आ सकती हूँ, बट रीजन इसकी होगी कि लग्जरी सफर रहेगा मेरा उनके साथ। हाँ, तो वो इसलिए आप करना चाहो। वापसी पे आप किसके साथ आओगे? वापसी पे लग्जरी का मैं बताऊं, हलीमा ये कह रही है कि पैसे तेले वाले यकीन है तो खिलाएं पिलाएंगे। एक जाहिर बात है, अमीर लोगों के साथ कोई ट्रैवल करना चाहिए, गरीब के साथ कोई ट्रैवल नहीं करना चाहिए। अगर बाय कार होगा तो माशाल्लाह बहुत कंफर्टेबल गाड़ी होगी। अगर बाय एयर होगा, अमीर गाड़ी कहते, जी कंफर्टेबल गाड़ी होगी। अगर बाय एयर होगा, ये वही हलीमा जुल्फ़िकार की कहती थी, गाड़ी तो कोई भी हो, सुकून होना चाहिए कोई भी। जी हलीमा, यार आपने मुझे ऑप्शन देके पूछा, मैंने जवाब दिया, इसमें आप वो क्यों हो रहे हो? थोड़ा सा अच्छा, अब वापसी आप दोनों तो नहीं है ना इस इक्वेशन में? नहीं, हम दोनों नहीं, मैं और ज़ैनब नहीं। यार रिसेंटली मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ आरजू के साथ, तो मैं आरजू के साथ। इंग्लिश वाला सफ़र कर रही हूँ? नहीं, उर्दू वाला सफ़र कर रही हूँ, बिकॉज हम दोनों आते जाते साथ हैं, और ये हम जो है वो रमज़ान से कर रहे हैं, तो हमारा बड़ा अच्छा वो बातें करना, एक दूसरे को किस्से बताना अपने ख़ानदान के। मैं उसके ख़ानदान के हर किसी को जान चुकी हूँ कि कौन कौन है और क्या क्या हो रहा है उनके साथ, तो मैं उसके साथ कर लूँगी। ठीक है। अच्छा आप बताएं, आपने ये सवाल मुझ पे लागू नहीं होता। क्यों? बस ये क्या बात हुई? नहीं होता है, मैं बता दूं किसको इंक्लूड करना है आपने। आप ही दोनों नहीं, मैं और ज़ैनब नहीं है इसमें। ठीक है, इतना ऑब्वियस है ये, कोई इतना मुश्किल एक तो वक्त होगा, नॉट एट ऑल, फॉर श्योर नॉट एट ऑल, लेकिन वक्त के साथ हो सकता है ये जाए तो, लेकिन वापस नहीं मैं बिकॉज रास्ते में ही दूसरे का
अच्छा मैं कमा कर देंगे तो मैं जाना वापस से मैं किसी और के साथ ही आना मैं जाना चाहूँगा। वेरी थॉटफुल, आपने अपने आप को सोच के सवाल मैं बताता हूँ मैं जाना चाहूँगा। आई थिंक आई वुड लाइक टू टेक, मैं बहुत देखो मैं कुछ भी नहीं, मैं अपने सीरियस जवाब दूंगा, मैं इम्तियाज़ के साथ शायद जाना चाहूँगा। अच्छा। बिकॉज इम्तियाज़ इज़ द बेस्ट कोऑर्डिनेटर। इम्तियाज़ सारे काम वो करेगा, मुझे पता है, और चुपचाप करेगा सारे काम। ठीक है, तो मेरे लिए एक बड़ा सपोर्ट होगा, ठीक है। और मैं क्योंकि उसको मुझे पता है, मैं उसको चला भी लूँगा, मैं कहूँगा ये कर दे वो कर दे, वो सारे काम कर देगा। तो लेके मैं इम्तियाज़ को जाऊँगा, वापसी पे मैं वक्त को लेकर आऊँगा। और आप पूछे वापसी वक्त को लेकर आऊँगा ताकि पहुँच जाऊँ मंजिल तक। नहीं, मैं वापसी पे इससे लेकर आऊँगा कि फिर उसको मैं छोड़ूंगा नहीं ना, जाते हुए तो मुझे वापस लाना पड़ेगा उससे, मैं वापस आऊंगा तो फिर मेरे साथ ही रहेगा वो वक्त को। मैंने ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। ज़ैनब से पूछते कि किसको ये अपना हम सफर बनाना चाहेंगी इस सफर में। अस्सलाम मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इस चैनल से अगर आप हलीमा और हुमायूं को निकाल दें तो किसके साथ सफर करना चाहेंगी? लेकिन रुबेल भी उसमें अब नहीं है। अच्छा ठीक है, किसी के साथ भी नहीं। क्यों? क्या इतना बुरा? नहीं, जवाब ये नहीं हो सकता। नहीं, ये तो आपने कहा ही नहीं, आपको नाम तो लेना है, का हिस्सा ही नहीं। ये हिस्सा है। देखो, अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने बहुत सारे लोगों को इसलिए एक्सक्लूड कर दिया बिकॉज अगर मैं रुबेल का नाम लेती तो बक्कर भी लेना पड़ता, बक्का लेती तो इम्तियाज का भी, तो दो तरफा ही। तो आपने समझा कि हलीमा ने सेब बाहर निकालो इस चीज से। बहुत पूरी बिल्डिंग है, इतने सारे लोग हैं, किसी का भी नाम ले लो। लेकिन हलीमा आप देख रहे हैं, इसने ना प्ले किया। आप एक सेकंड, मैं एक सेकंड, हलीमा ने प्ले किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, की कोई इस्तराज ना हो, मैंने कहा जो मुझे सही लग रहा था। मैं वक्त के असली जाना चाहता हूँ कि मैं उसके साथ पूरा दिन गुजार सकता हूँ, लड़ भी सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं बोर नहीं होऊंगा। ज़ैनब, नाम लेना है, जाओगी किसके साथ और आओगी किसके साथ और क्यों? जबरदस्ती अगर सफर करना है, जबरदस्ती। अच्छा, असल में मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे अकेले सफर करना है क्योंकि मुझे अकेले सफर करना पसंद है। तुमसे ज्यादा मुझे पसंद है। आप नाम बताओ। ये मुझे तो इतनी ज़ैनब बना, क्वीन ना बनो। जाते हुए बैठ जाते हैं। हमें भी थोड़ा। अच्छा, दोनों अलग अलग पर्सन ही बताने हैं? हाँ, एक भी हो सकते, एक भी हो सकते। बस वक्त के साथ जाऊंगी भी और आऊंगी भी। डोंट यू डेयर, मिल ही नहीं रहा। अच्छा, रीजन भी बतानी है ना। पहले मैं सफर करूंगी। अच्छा चलो, क्यों? वापसी पे तो वो है ही नहीं, वापसी मेरे साथ है वो। अच्छा, मुझे ना ऐसे लगता है कि वक्त का एक तो इजी गोइंग है, दूसरा ये कि जब वो आपस में भी हम सब बात कर रहे होते हैं, खासतौर पे रुबेल, तूबा, हम लोग आपस में बात कर रहे थे, तो उसका मजाक या उसकी चीज़ें कोई इतनी जल्दी समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं, तो मुझे समझ आ जाती है, तो मैं चिल होती हूँ। उसकी शिकायतें भी मुझे कोई लगा रहा हो ना, ये देखें ये कर रहे, तो मैं कहती हूँ हाँ सही, आप इससे गलत ही नहीं कहती। मैंने कहा मुझे पता है कि वो क्या कह रहा है, क्या बात कर रहा है, तो मुझे लगता है मैं उसे अंडरस्टैंड करती हूँ। एग्रीड। और वापसी पे क्यों उसके साथ आओगी? क्योंकि वैसे तो कोई ऑप्शन था नहीं किसी के साथ आने जाने का, तो उसी के साथ और कोई मुझे लग नहीं रहा कि अच्छा मुझे लगता है कि ये जो ट्रैवलिंग है, जो सफ़र है, उसमें बड़ा मैटर करता है कि आप उन लोगों के साथ ट्रैवल करना लोग पसंद करते हैं जो आसान हो, जो कहीं भी बैठ के खाना खा ले, जो कहीं भी आपके हिसाब से। सफर में ही पता लगता है अगर दो किसी चीजों से, या तो आप उसके साथ बैठ के आपने खाना खाया हो या सफर नहीं, एक्चुअली दोनों चीजें करना कहते हैं। अगर हो तो आप कह सकते हैं कि आप उस इंसान को जानते हैं, क्योंकि इसे अभी कैसे पता चलता है। ये बड़ा मैंने खूबसूरत एक कॉलम में पढ़ा, उन्होंने लिखा हुआ था कि जब आप किसी के साथ खाना खाते हो तो देखते हो वो आपको कौन सी बोटी डाल के दे रहा है, वो आपको क्या पहले शुरू कर रहा है, तो उस आदत से आप ये देख लेते हैं कि वो इंसान कितना गिविंग है। सफर से कैसे पता चलता है? वो कहते हैं सफर से ये पता चलता है कि क्या वो अपने आप को आराम दे रखेगा, या आपको देखिए सीट्स होती हैं, जरा से विंडो सीट्स होती है, मिडिल सीट्स होती है, वो कितना अपने आप को आराम दे रखेगा, कितना आपको रखेगा। फिर सफर में वो कितना आपका ख्याल रखे, कब आपको ब्रेक लेनी की, यार मुझे लगता है इसको ब्रेक चाहिए, थोड़ा सा रुक जाते हैं। सो इन आदत से आपको उसकी मूड खराब तो नहीं कर रहा। अगर आप कह रहे हो कि मुझे ब्रेक चाहिए, तो कुछ लोग मूड खराब कर लेते हैं, यार अभी आदत अच्छी नहीं होती है। अगर वो खाने की उनकी टाइमिंग्स अगर बनी नहीं है, जैसे 12 o'clock पे अगर किसी ने खाना खाना है और सफर के बीच में उन्हें 2 बजे खाना मिल रहा है, तो वो इतना ही उन 2 घंटों में अजाब देंगे साथ वाले इंसान को। मुझे तो क्या बना रही हो? जल्दी से सवाल भी है और नहीं, फिर वो हम वापस आके कर लेंगे सवाल। ओके, चिकन बर्गर पैटीज बन रहे हैं। किस चीज का बर्गर? चिकन पैटीज का आप बर्गर बना रहे हो, ठीक है। हम एक जो है छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे के दिमाग में कोई पॉइंट है, कोई सवाल है, उसी से कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक में।
बैक टू द शो। हम जो है बात कर रहे हैं कि सफ़र करना आप किसके साथ पसंद करेंगे। हमने अपनी अपनी ऑप्शंस जो हैं वो एक्सप्लोर किए हैं। आपने कोई सवाल पूछा हाँ, था? अब ज़ैनब, अब हम तीनों से हमारा सवाल है, हम अब तीनों ही इसमें इंक्लूड होते हैं और कोई इंक्लूड नहीं होता। आपको क्या लगता है कि बेस्ट हम सफ़र कौन है हम तीनों में से? आप अपना नाम भी ले सकती हैं और क्यों। ज़ैनब, ओवर टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल। मुझसे सबसे पहले सवाल कर लिया। चलो जल्दी से बताओ, तीनों में से कौन अच्छा हम सफ़र है और क्यों? अच्छा, जस्टिफाइड जवाब होना चाहिए, साइडें नहीं रखनी। नहीं साइडें रखने वाली वैसे तो मैंने दोनों के साथ किसी के साथ भी सफर नहीं किया। आपने दोनों के साथ सफर किया हुआ, छोटा भी है पर आपने किया हुआ बेटे, आप बिल्कुल ही नादान से हो थोड़े से। आप मार्केट तक तो गए। मुझे लगा आप गुल्ली बोलेंगे क्योंकि अक्सर इस तरह की चीजों में आप कहते हैं कि गुल्ली हो। बताओ चलो। अच्छा, बहुत मुश्किल सवाल है लेकिन आसान कर देते हैं। हलीमा के साथ सफ़र करना पसंद करूंगी क्योंकि गर्ल्स टॉक जितनी मज़े की होती है ना, वो लड़कों के साथ उतने गॉसिपिंग करने की मज़ा नहीं आता। ओके ओके, हलीमा व्हाट अबाउट यू? मैं आप दोनों में से मैं अपने आप के साथ सफ़र वाई? हाँ, क्यों? मुझे लगता है मैं बहुत एकोमोडेटिंग हूँ सफ़र के दौरान। आप मुझे कहें कि मैंने चाय ब्रेक लेनी है, मैंने खाने के लिए ब्रेक लेनी है, मुझे आप बहुत, मैं कहीं भी जब सफ़र कर रही होती हूँ या मैं किसी जगह पे जा रही होती हूँ तो मैं बहुत ओपन होती हूँ किसी भी चीज़ के लिए कि हो सकता है मुझे बिस्तर ना मिले, हो सकता है मुझे कंफर्ट ना मिले, और अगर ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए थी तो मुझे शायद घर ही बैठे रहना चाहिए था क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा बिस्तर, अच्छा कंफर्ट आपको कहीं नहीं मिलता। तो जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे दिमाग में होता है कि मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, आप मुझे जितना मर्जी एग्जर्ट कर ले, मैं कभी आपको कुछ नहीं कहूँगी, और फिर जब मैं वापस आ जाऊँगी तो फिर मैं अपने हिस्से का आराम कर लूँगी। ठीक है। आप? मैं अगर सफ़र करना चाहूँगा तो मैं हलीमा के साथ करना चाहूँगा, रीज़न बीइंग क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है और मैं चाहता हूँ कि इसको ये प्लेजर मिले कि ये मेरे साथ सफ़र करे, इसको ये खुश नसीबी मिले क्योंकि मेरे साथ सफ़र मुझे लगता है इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग। मैं एक चीज़ बताऊँ, मैंने हुमायूं के साथ एक सफ़र इंग्लिश वाला सफ़र भी हम कर चुके हैं बिकॉज हम एक दफ़ा एक जगह गए थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और हमें पहुँचते पहुँचते ही 1.5-2 घंटे लग गए थे। और ज़ैनब, जब हम वहाँ पहुँचे थे तो जब मैं गाड़ी से बाहर निकली तो मैं मतलब तकरीबन मुड़ी भी बाहर निकली क्योंकि हम हंस के इतना मेरे पेट में दर्द हो चुका था कि मैं इससे सीधे खड़े नहीं हुआ जा रहा था और काफ़ी टाइम मुझे लगा। डू यू रिमेंबर दैट थिंग? हम रमज़ान का प्रोमो शूट करने गए थे। ओह लॉर्ड, और हमारे इतना हंसाया था कि मुझसे लिटरली वो बात नहीं हो रही थी। हालांकि हम बड़े अच्छे मौसम में गए थे लेकिन हमें हंस के गर्मी लग रही थी, हम इतने ज़्यादा एनर्जेटिक हुए थे कि हमें गर्मी लग रही थी, which was a very अल्लाह जन्नत फिरदौस में जगह दे। नजम भी उस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। अल्लाह उन्हें जब भी जाए जन्नत तो दाब दुआ देनी चाहिए। हलीमा, और मैं बता रहा था मैं क्यों हलीमा के साथ सफ़र, तो मुझे ये कि मेरी बहुत बॉन्डिंग है तो मैं गर्ल्स टॉक, बॉयज़ टॉक सारी इसके साथ कर सकता हूँ, ठीक है। और तीसरी बात ये कि मुझे मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि आई थिंक अपने साथ तो सफ़र आप सभी करते हैं तो आपको इतना खुदगर्ज और इतना मीन और इतना गिरावा नहीं होना चाहिए कि आप अपने नाम लें या आप एक दूसरे का नाम लें। एक लड़का भी चूज नहीं करना चाह रही, ये आप जो चलाकियाँ इतनी कोई सेफ प्ले कर रही। बिल्कुल। अच्छा, मैंने हुमायूं का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो हुमायूं की I know क्यों नहीं लिया। नहीं बस मैं दिल टूट चुका है। मैं बताऊंगी भाई, मैं दिल टूट चुका है क्योंकि हुमायूं की जो एनर्जी है ना वो मैं सफर में नहीं बर्दाश्त कर सकती। अगर तुम ये ना कहती, पता है तुम ठीक चल रही थी। नहीं मैं ठीक नहीं चल रही थी, मैंने बताना था तो मैं अब ठीक चल रही हूँ मैं इतनी एनर्जी ड्यूरिंग द सफर नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल काम होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, आप लोगों ने ये तय कर लेना है। आप अपने लिए आए हैं और आप अकेले जाओगे यहाँ से। और मेरा ख्याल है लोगों पे एतबार करना, लोगों से मोहब्बत करना, लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचना बंद कर दें। आपकी जीती जाती एग्जाम्पल आपके सामने मिसाल हुमायूं अब्बासी बैठा हुआ है कि मैंने जिसको अपना बदन दे दिया, अपना तन दे दिया, अपनी सारे फाइनेंसेस दे दिए, अपनी जान दे दी, उस इंसान ने मुझे पलट के चपेट मारी और ऐसी जोर की मारी की आवाज़ भी। ये तुम ज़ैनब को ही कह रहे हो ना? मैं पूछ रही हूँ ना वो कौन लोग हैं जिनको इतना सब मेरे ख्याल में गेस्ट को बुला लें। मैं अब देखिए प्लीज, अब आप दोनों थोड़े से सीरियस हो जाए। मैं नहीं, मेरे से फिर शो नहीं होता इस तरह। मैं फिर कितनी खुश है ना, दिल बातें फट रही हैं इसकी कि हुमायूं जो है वो
इस शो में नहीं इतना मकबूल हुआ। अच्छा जी, हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है PhD डॉक्टर हैं डॉक्टर साहब, और मैथ कम्युनिकेशन में ही उन्होंने जो है वो PhD अपना किया हुआ है, लेकिन बहुत ही हसास चीज़ के हवाले से जाने माने जाते हैं और बात करते हैं चिल्ड्रन राइट्स के हवाले से, चिल्ड्रन प्रोटेक्शन के हवाले से, उनकी हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस फैलाते हैं। जो बच्चों को बहुत अर्ली लेबर पे लगा दिया जाता है उसके हवाले से बात करते हैं। 2018 से साख के साथ मुंसलिक हैं और इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, बट स्टिल मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा काम अभी बाकी रहता है, बिकॉज़ हमारे मुल्क में हम देखते हैं कि बच्चों को बहुत ही कम उम्री में लेबर पे लगा दिया जाता है, बिकॉज़ उनके घर वाले जो है वो उनके अखराजात उठाने की सख्त नहीं रखते, और अगर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लेवल पे नहीं लगाया जाता तो घरों के काम पे लगा दिया जाता है। जिस तरह के बहुत छोटे बच्चों की टेक केयर के लिए उनको रख लिया जाता है एज नैनीज, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है, और इस तरह के काम जो है उनसे घरों के कराए जाते हैं। इस हवाले से वो काम कर रहे हैं। हमारे साथ जी मौजूद है डॉक्टर खलील अहमद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, a very good morning, thank you very much for coming to the show, it's a pleasure to have you। बहुत अनायत आपकी, आने के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग, प्लीज हैव अ सीट। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत तो इंट्रोडक्शन हो गया होगा, कहते हैं कि तालीम और एक्सपोजर आपको बहुत कुछ सिखा देती है कि आप बंदा शनास हो जाते हैं। 3 लोगों की आपने बातें सुनी, आपको यकीनन मैं बहुत इंटेलेक्चुअल भी लगा हूँगा, मैं बहुत मुनासिब भी लगा हूँगा बात करने के लिए, लेकिन फिर भी सवाल है, करना तो है। आप नाम बेशक ले लें मेरा, लेकिन आपको क्या लगता है इन 3 लोगों में आप किन के साथ सफ़र करना चाहेंगे? डॉक्टर साहब बीवी भी है आपके घर पे? बिल्कुल है, लेकिन क्योंकि अभी जो मैंने आपकी डिस्कशन सारी सुनी है उसमें यकीनन जो है वो आप की जो एक नेचर तबीयत है और एक आपके अंदर जो है एक मज़ाक का कंपोनेंट है, तो ये सफ़र जो है वो आसान रहेगा। डॉक्टर साहब इधर आए, इधर आके बैठे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। दैट्स वेरी जेनरस ऑफ यू। ऑफ कोर्स दीज 2 लेडीज़ आर ब्यूटीफुल, और इन दोनों से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। हंसी मजाक करने का मकसद ये होता है कि तब सब लोग जो है वो थोड़ा इन्जॉय कर सके, और मेरी हर दर्जे की कोशिश होती है कि मैं जिस महफिल में बैठा हूँ वहाँ पे लोग मुस्कुरा रहे हों, खुश हों, हंस रहे हों, चाहे मैं दिल से बेशक उदास हूँ लेकिन वो लोग उदास ना हो, और मेरी एनर्जी से दूसरे जो है वो अपलिफ्ट होते हैं। डॉक्टर साहब इसी को अगर ये इस नेचर को अगर मुझे शायद मेरे माँ बाप ने इनबिल्ट किया है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मेरे अंदर बिल्ट किया है, उन्होंने मेरे अंदर ये चीज़ डाली है कि जहाँ पे भी रहो लोगों को मुस्कुराता देखो, लेकिन हम शायद इस दौर में आगे हैं कि हम खुद तो मुस्कुराएंगे लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अगर हम किसी को अपने घर में किसी की मजबूरी है, किसी को हम काम वाला रखेंगे भी, पहले तो मैं चाहिए छोटा बच्चों को पता है कि उसको मोल्ड कर लेंगे, जो काम करेंगे कर देगा, जवाब भी आगे से नहीं देगा, मार भी लेंगे, ये हमारी मेंटालिटी अंदर से होती है। और जब हम उसको रख लेते हैं तो हम उसको चंद पैसों के एवज़ हम उसके पेरेंट्स को भी ब्लैकमेल करते हैं, उस बच्चे से भी पूरा दिन काम करवाते हैं, और हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारे बच्चों जैसे वो बच्चे पढ़ रहे होते हैं घर में, उन्हीं बच्चों के बैग उठा के वो लेकर जा रहा होता है, लेकिन वो बच्चा खुद नहीं पढ़ रहा होता। बहुत अच्छा सवाल पूछा जी, बिल्कुल आपका ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और स्पेशली हमारी कम्युनिटी में रिसेंटली अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इस किस्म के जो है वो इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं। वो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हैं जो रिपोर्ट नहीं हो पाते, लेकिन इस किस्म के इंसिडेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। हमने देखे हैं कि कुछ केसेस में एक बच्चा जो है जो कि एज ए डोमेस्टिक वर्कर्स के तौर पे किसी के घर में काम कर रहा है, उसने जस्ट उसको इस बेस पे जान की बाजी तक हारनी पड़ी, या इस लेवल तक उस पर तशद्दुद हुआ कि उसने एक जस्ट चॉकलेट खा ली जी। उनके बच्चों में से किसी बच्चे की जो है वो भी उसके ऊपर एक इल्ज़ाम था, चॉकलेट खाने की बेस पे जो है वो उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया कि वो उसकी मौत हो गई। सेम इस किस्म के और भी जो हैं वो हमारे यहाँ केसेस देखने में मिले हैं। आपकी बिल्कुल बात ठीक है, एज ए डोमेस्टिक वर्कर्स जब एक छोटे बच्चों को ये अपने पास जो है लेबर पे लेते हैं या वर्क के तौर पे लेते हैं, तो उसमें एक कंपोनेंट जो सबसे बड़ा है वो बच्चा उन्हीं के साथ ही वहाँ स्टे कर रहा होता है। तो इट मीन कि उसके ड्यूटी आवर्स या उसके काम के जो आवर्स हैं वो 6, 7, 8, 10 घंटे नहीं होते हैं, वो 24 आवर्स जो है 24 घंटे वो काम करता है। बिल्कुल वो काम पे होता है। और दूसरी इसमें एक चीज़ ये भी है कि फिर उसके लिए ना उस लेवल पे उसको हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं, अगर खुदा न खास्ता को बच्चा बीमार हो गया है तो इसके बावजूद भी हमने केसेस ऐसे देखे हैं कि बीमारी के बावजूद भी उनसे काम लिया गया,
और उनको जो है वो जिस तरह की मेडिकल की उनको ट्रीटमेंट की या मेडिसिन की ज़रूरत थी, उन तमाम तर उसकी उन नीड्स को भी पूरा नहीं किया गया। तो बिल्कुल इस वक्त हमारी सोसाइटी में ये इस किस्म का कंपोनेंट जो है या एक एलिमेंट पाया जाता है जिसमें हम अपने बच्चों को तो जो है वो बड़ा खुश देखना चाहते हैं। इवन आप बड़े बड़े यहाँ रेस्टोरेंट्स होटल्स में भी चले जाएं तो सम प्लेसेस में हमें देखने को मिला है कि वो जो छोटे बच्चे हैं उनके बच्चों के साथ उनकी केयर तो कर रहे होते हैं लेकिन उनके साथ बैठ के वो खा नहीं सकते हैं ना जी। डॉक्टर खलील साहब, हमने जब भी बात की है इस हवाले से, या तो हमारे प्लेटफॉर्म से, इस तरह के प्लेटफॉर्म से बात होती है, या फिर हम कुछ ड्रामास देखते हैं, कुछ फाउंडेशंस हैं, कुछ सुल्ताना आपा का उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है कि वो इस तरह के टॉपिक्स को बनाती है। कशिफ फाउंडेशन है और सुल्ताना आपा ने कुछ ड्रामास ऐसे बनाए जिसके अंदर और बहुत कुछ था, लेकिन एक ये एलिमेंट भी रखा गया था ताकि लोगों को ज़रा वेकअप कॉल मिले। जो उनके माँ बाप जो है वो उनको भेज के ये समझते हैं कि अब वो जब पैसे ले, उनको सिर्फ वो पैसे नज़र आ रहे होते हैं जो वो बच्चा लेके आ रहा है, उस बच्चे के साथ जितनी भी मिजरीज अटैच हो जाती हैं वो उनको अनसीन कर देते हैं। लेकिन मुझे बताएं कि हमारा जो कानून है वो इस हवाले से क्या कहता है, क्या राइट्स हैं उन बच्चों के, क्या क्या चीज़ें हैं जिसके अंदर हम अमेंडमेंट्स कर करके अब एक अच्छे कानून की तरफ तो पहुंच गए हैं, लेकिन ये एक अलग बात है कि वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, लेकिन कानून हमारे पास मौजूद है। वो कानून क्या है? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि पाकिस्तान ने भी जो एक आलमी एक जो है कमीशन जो है एक जो आर्टिकल है चाइल्ड राइट्स का, उसको पाकिस्तान ने भी कन्वेंशन को रेटिफाई किया हुआ है। 1989 में वो यूएन ने उसको अडॉप्ट किया और पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में था जो कि 5वां नंबर पे मुल्क था जिसने उसको रेटिफाई किया, और इस्लामिक कंट्रीज़ में से वो पहला मुल्क था जिसने उसको रेटिफाई किया। तो इट मीन के पाकिस्तान की जो स्टेट लेवल पे जो एक कमिटमेंट है वो बड़ी ही इसकी रिफ्लेक्शन है कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट स्टेट की तरफ से है कि हम वाकई ही जो कि एक इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड्स और डेफिनेशंस डिफ़ाइन किए गए हैं एक बच्चे के राइट्स के लिए, स्टेट जो है उस लेवल पे अपने मुल्क में भी उन बच्चों की बेहतरी के लिए काम करेगी। उसके ऊपर आल दो पाकिस्तान की तरफ से भी जो है वो पीरियोडिक रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट हुई हैं, फिर उसके ऊपर रिकमेंडेशंस आई हैं, उसको रिव्यू किया गया है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर फिर वो लेजिस्लेशंस को भी इम्प्रूव किया गया है। उसके अंदर फिर पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे भी एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स मौजूद हैं, जैसा कि 25A आर्टिकल जो है वो एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन से रिलेटेड है। उसमें ये कहा गया है कि 5 से 16 साल तक का जो बच्चा है उसके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है। इट मीन के अगर इस टाइम एज के पीरियड में अगर कोई बच्चा स्कूल में नहीं जाता, एजुकेशन नहीं ले पाता, तो उनके पेरेंट्स के ख़िलाफ़ जो है वो स्टेट एक्शन लेगी। ठीक है। इतनी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होने के बावजूद फिर फर्दर जो है वो आपके जितने भी प्रोविंसेस हैं उनके अंदर भी उस किस्म की फिर फर्दर लेजिस्लेशंस हुई हैं, लेकिन स्टिल आप देखें तो लास्ट ईयर हमारे कंट्री में जो है क्यों हमें एक एमरजेंसी जो है वो एजुकेशन डिक्लेयर करनी पड़ी है ना, उसकी वजह यही है कि स्टिल पाकिस्तान में तकरीबन 27 मिलियंस जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं। आपके यहाँ कमिटमेंट मौजूद है, लेजिस्लेशंस आपके यहाँ मौजूद है, और हम भी और स्टेट जो है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस क्यों करती है कि बच्चे को जो है वो स्कूल में होना चाहिए। हम ये समझते हैं कि बहुत सारे जो चाइल्ड प्रोटेक्शंस के इश्यूज़ हैं, अगर बच्चा स्कूल में चला जाएगा तो वो इश्यूज़ जो हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, अब जो सवाल हम जिस कंटिन्यूटी में जा रहे हैं मैं वही पूछूंगा। आप इस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं कि चाइल्ड लेबर ना हो, ठीक है, आप ये चाहते हैं कि बच्चे काम ना करें, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम तस्वीर के दूसरे रुख पर देखें तो जैसे हलीमा ने बीच में एक लाइन भी दी थी कि उन पेरेंट्स को पैसे भी चाहिए, वो अगर बच्चे काम नहीं करेंगे तो बाप या तो है ही नहीं, है तो चारपाई पर है, माँ ऑलरेडी काम कर रही है किसी के घर पर, वो इतना पूरा नहीं हो सकता, घर का किराया भी दे, खर्चा भी चलाए। तो जब पैसे की इतनी किल्लत है और हम जाके तो बड़ा आसान है कह दें कि इस बच्चे से काम क्यों करवा रहे हैं आप, इस बच्चे को काम ना करवाएं, लेकिन उसका कहेगा फिर आप एक काम करें, आप मुझे पैसे दे दें माहवार, मैं फिर उस बच्चे को काम नहीं कराऊंगा। इस ज़रूरत
और इस जो गलती है इसके बीच का सफ़र आप कैसे ख़त्म करते हैं? जी, ये बिल्कुल आपका एक इंतहाई जो है वो अहम क्वेश्चन है, और अमूमन इसके ऊपर जो है जब भी हम चाइल्ड लेबर को कम करने की किसी भी फोरम पे बात होती है तो इसी किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, और वो कंसर्न्स हैं पेरेंट्स के। हम ये समझते हैं कि देखें, सिर्फ आपके यहाँ जो मिनिमम वेज प्रोविंसेस लेवल पे और फेडरल लेवल पे डिक्लेयर्स की जाती है ना, उसको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए ना तो चाइल्ड लेबर को कम किया जा सकता है। एक इसका ये भी कंपोनेंट है। मेरा ये मानना है कि चाइल्ड लेबर जो है, इससे अगर आप देखें तो दो किस्म का नुकसान हो रहा है। एक तो बच्चा उस पर एंगेज हो रहा है, दूसरा इसके अंदर ये हो रहा है कि जो आपके सही जिनको मेल या फीमेल की लेबर्स की जो जगह हैं, वहाँ जब एक बच्चा चला जाता है ना, तो उसका ये क्या होता है, किस तरह इसका होता है कि इससे आपके यहाँ आपकी इनकम बढ़ नहीं रही फैमिलीज़ के अंदर, अमूमन आप देखा जाए तो उससे ये होता है कि जो आपकी मेल और फीमेल के लिए जो एक लेबर की प्लेसेस हैं वो कम हो जाती हैं। और मार्केट के अंदर जो है वो चाइल्ड लेबर क्योंकि सस्ती है, कैसे कि मिनिमम वेज अगर किसी जगह की 40,000 रुपये है तो आप देखेंगे कि वो वहाँ जब उनको 4 बच्चे मिल जाएंगे 10-10 हज़ार रुपये में, या 3 बच्चे उनको मिल जाएंगे, वो बच्चे जो कि जिनसे जिस किस्म का मर्ज़ी वो काम ले सकते हैं, वो बहाने नहीं बनाएंगे, वो वहाँ से भागेंगे नहीं। उसके बदले में अगर 3 बच्चे जो हैं वो एक मेल या फीमेल की जो जगह पे जब काम करेंगे, तो अब आपके अर्निंग हैंड जो है अगर आप देखें तो 3 बच्चे या एक फैमिली में से 3 बच्चे। मैं वापस आऊँगा, मेरे पास एक और इसी तरह का सवाल है, मैं आपसे वो भी पूछूंगा। ये आपके समझने के लिए, हलीमा के समझने के लिए, मेरे समझने के लिए, ज़ैनब के समझने के लिए बिल्कुल ठीक बात है। जिनसे आप बात करने लगे वो तबका है जिनको तालीम भी सही नहीं मिली, जिनको शऊर भी सही नहीं मिला। उन्होंने कहा जी सानू दसो पैसा कितना आना है, पैसा किस जगह तो आना है, ठीक है, दैट इज़ देयर क्वेश्चन। वो हमने कैसे उसका हल करना है, वापस आते कहीं मत जाएगा। साथ रहे, देखते रहिए एक और सब। खुश आमदीद एक बार फिर आपको कहेंगे एक और सब में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब से उनकी जो लीगैलिटीज़ है उसके बारे में बात करेंगे, जो कानून है। लेकिन ये बात आप सोच रहे होंगे कि हम क्यों देखें शो, हमारे घर में कोई नहीं काम करता ऐसा। लेकिन आपको इस बारे में कहते हैं कि हर चीज़ के बारे में आप तब बात कर सकते हैं महफिल में बैठकर जब आप उसके बारे में आपके पास प्रायर नॉलेज और ऑथेंटिक नॉलेज हो। हम अक्सर बात सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमने किसी को नेगेट करना होता है, हमने किसी के मुखालिफ होना होता है। हम कहते हैं ये जो कह रहा है बस मैंने इसके बरक्स कहना है ताकि बंदा कहे मैं बहुत। लेकिन कभी कभार आप वो चीज़ें उनके साथ भी दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर सही नॉलेज हो तो आप माशरे में एक तब्दीली ला सकते हैं। उस तब्दीली के नाम पर हम आज शो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपके पास आऊँगा, मुझे बताएं, वो तो यही कहेगा उसका माँ बाप, आप उससे कहेंगे जी ये 10 लोग की इंप्लॉयमेंट खा रहा है, वो कहेगा सर जी सानू परवाह नहीं है, सानू 10 जी पैसा किधर तो आएगा। तो आप उनको क्या जवाब देंगे? वो जो पैसा जो बच्चे ने लाना है वो उनको कहाँ से मिलेगा अल्टरनेटिव? जी बिल्कुल, कंसर्न्स तो उनके ये होते हैं। दूसरा, जब चाइल्ड लेबर में ज़्यादा बच्चे चले जाते तो पेरेंट्स भी जो हैं वो उनको उस लेवल पे जॉब नहीं मिली होती। इसी तरह की एक जो है प्रैक्टिकली तौर पे हम यहाँ की ही एक कम्युनिटी में गए, वहाँ हमने लोगों को सेंसिटाइज़ किया कि स्लम एरिया में चले गए कि आप अपने बच्चे जो हैं इनको जो है आप एजुकेशन वाली साइड पे लेके आएँ। उन्होंने फिर यही बात बताई कि हमारी जो है इस किस्म की इनकम होती है इन बच्चों की वजह से, तो वो हम उसको कैसे मीट करेंगे। तो फिर हमने वहाँ इनफॉर्मल एजुकेशन स्कूल्स तो मोबाइल बनाए वहाँ उनको बच्चों को जो है वो एजुकेशन देने के लिए। साथ साथ हमने जो है उनकी जो फैमिली में जो मदर्स थी या ख़वातीन थी जो उस कम्युनिटी के अंदर, हमने उनको मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल्स सिखाना शुरू कर दिया ताकि वो उन स्किल्स से जो है वो अर्निंग करना शुरू कर दें, जिसमें ब्यूटिशियन का काम था, सिलाई का काम था, कढ़ाई का काम था, फिर स्टिल जो है वो और भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो डेकोरेशन का काम था। तो इस किस्म की जो है वो फिर हमने उनके साथ एंगेजमेंट की, और फिर हमने उनकी तरफ से बनाई हुई जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हमने सपोर्ट किया, और उनकी बड़ी बड़ी जो इस वक्त पाकिस्तान में जो ब्रांड्स हैं ड्रेसेस की, हमने उनके साथ उनको एंगेज भी किया। फिर वो वाली सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं वो हमने कम्युनिटी के अंदर जाके जो है फर्दर कम्युनिटीज़ के अंदर की जाके भी हमने जो उनको उनके काम को जब दिखाया तो उसमें जो है एक हमें सपोर्ट मिली। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद अभी तक
फिर हम उनका उन्हीं बच्चों को जिनको हमने इनफॉर्मल से फिर फॉर्मल एजुकेशन सेक्टर में लेके गए हैं, उनके फॉलोअप्स भी हमने रखे और फॉलोअप्स के साथ फिर जो है हमने देखा कि आया वो बच्चे ड्रॉप आउट तो नहीं हो गए और स्टिल उनकी जो स्किल्स की वजह से उनकी फैमिली के अंदर जो है वो अर्निंग हैंड आप समझ लें भी बढ़े और अच्छी लेवल पे जो है वो उनकी वहाँ से इनकम भी होना शुरू होगी। तो इस किस्म के मॉडल्स जो हैं। डॉक्टर साहब मेरे इसमें 2 सवाल हैं। पहला सवाल जो है वो ये है कि कुछ तबकात भी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि लोग तालीम हासिल ना करें ताकि वो हमसे दब के रहें, हमारे अंडर रहें, वो उनको शऊर आ गया, उनको तालीम आ गई, उनको अपने हकूक़ का पता लग गया तो ये कल को हमारे लिए एक मसला क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड चीज़ ये कि फैमिली प्लानिंग का ना होना वो भी लोगों को मजबूर कर देता है कि फिर वो अपने बच्चों को ज़्यादा तादाद होने की वजह से वो उनकी सही निगहदाश्त नहीं कर पाते और फिर वो चाहते हैं कि ये भी जाके कुछ कमाना शुरू कर दें, कुछ ये भी घर में लेकर आएँ ताकि घर का जो है वो नज़्म ज़ब्त चले। तो अवेयरनेस जो है वो बच्चों से ज़्यादा तो पेरेंट्स की करनी पड़ेगी। उनकी अवेयरनेस के लिए ऐसा क्या किया जा सकता है ताकि एक तो वो फैमिली प्लानिंग करें और उनको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस का पता लगे कि हमारा बच्चा अगर पढ़ाई करेगा, तालीम हासिल करेगा तो वो तब अपनी ज़िंदगी बदल सकता है, ना कि अभी से कमाने लग जाएगा तो अपनी ज़िंदगी बदल लेगा। नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले तो ये है कि कुछ अर्सा पहले अगर आप देखें आज से 10, 15, 20 साल पहले जो है ये फैमिली प्लानिंग या इन इश्यूज़ के ऊपर जो है वो देहात लेवल पे उस लेवल पे यहाँ बात नहीं होती थी, लेकिन स्टिल इसका क्रेडिट जो है वो गवर्नमेंट को जाता है और भी जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनकी वजह से अब अगर आप देखें देहातों में, शहरों में जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या जितने भी इवन सम रिलीजियस स्कॉलर्स की तरफ से भी जो है वो इसके ऊपर जो है वो काफ़ी अवेयरनेस का वो हिस्सा बने हैं। अब तो देहातों में ये है कि वहाँ के जो इमाम मस्जिद हैं और इस लेवल पे जो हैं उनको भी सेंसिटाइज़ किया हुआ है और मैसेज जो है वो आगे तक ये बिल्कुल फैलाया गया। बल्कि आपका जो एक साबिका वज़ीर ख़जाना साहब थे तो वो तो जब भी अपनी कोई भी स्पीच करते थे वो सबसे पहले यही कहते थे कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे अगर जो बड़ा मसला है तो वो पॉपुलेशन है। आपके यहाँ तकरीबन जो है बग़ैर सोचे समझे तकरीबन आपके पास 70 से 80 लाख जो है वो रिकॉर्डेड मतलब जो है वो जो बर्थ हो रही हैं और उस किस्म के आपके पास कंट्री लेवल पे उस किस्म के रिसोर्सेज नहीं हैं। इसके ऊपर तो कोई दूसरी राय नहीं है, हमें जो है वो इन चीज़ के ऊपर फर्दर अवेयरनेस और इस किस्म की प्लानिंग के ऊपर काम करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है बिल्कुल आपने कहा कि एजुकेशन जो है वो उनके पास एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का ये तो सबको है। अब कुछ लेवल्स के अंदर आप चले जाएं, कुछ कम्युनिटीज़ के अंदर या कुछ लोग जो हैं वो एजुकेशन को लिंक करते हैं जॉब्स के साथ कि देखें उसके बच्चे ने मास्टर किया है, उसने बैचलर किया है, उसके पास अभी जॉब नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है, इस किस्म की चीज़ें। हमारे सबसे पहले तो ये एक बच्चा जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल उसका राइट है, उसको स्कूल तो भेजें। अगर वो स्कूल में जाएगा तो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ तो दें, उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलनी चाहिए उसको कि वो भी कल को उसके पास इतने एजुकेशन हो, उसको इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ मिले, वो भी कल को किसी जगह जाके कोई कॉम्पिटेंट एग्ज़ाम जो है उसको पास करे, किसी अच्छी पोजीशन पे वो चला जाए। अगर आप उसको स्कूल ही नहीं भेजेंगे, आप उसको एजुकेशन वाली साइड पे नहीं भेजेंगे तो उस बेचारे को तो अपना ही नहीं पता होगा। अभी एजुकेशन से कम उसको अपना पता चलेगा, फिर स्कूल्स लेवल पे जाके फ्रेंड्स को देख के वो लोग मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशंस के साथ जो है वो आगे एजुकेशन को जो है कम से कम ये आप देखें कि कल को वो बीइंग एक पाकिस्तानी शहरी कम्युनिटी के अंदर एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है, एक पॉजिटिव बात कर सकता है। अब हमने ये देखा है कि जिन बच्चों को मतलब हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ जेल्स के अंदर भी जो है वो जो जुवेनाइल बच्चे हैं उनके साथ भी हम काम करते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे केसेस हम देखते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह ड्रग्स पहुंचाने में, इस किस्म की जो है वो केसेस में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो उनके केसेस और उनकी वजह से वो जेल में होते हैं। अब क्या है कि उस बच्चे को पता ही नहीं है कि ये चीज़ उसको पकड़ाई जा रही है, इसको वहाँ से वहाँ जाके उसने ड्रॉप करना है। तो कम से कम उसको थोड़ी बहुत जो है वो जब एजुकेशन में आएगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक सेगमेंट में एक मसला भी है इस सोसाइटी के सेगमेंट में, वो बात करके मजा आएगा, साथ रहेगा।
वेलकम बैक टू द शो। डॉक्टर खलील हमारे साथ मौजूद हैं और हम चाइल्ड लेबर और चाइल्ड राइट्स के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारी पूरी कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो अभी भी चाइल्ड लेबर पे बिलीव करता है, क्योंकि हमारे घरों में भी वो बच्चे आते हैं कहीं ना कहीं जो काम कर रहे होते हैं और हमें इस चीज़ का उस टाइम एहसास नहीं होता अनटिल अनलेस हमें अवेयरनेस ना आए कि ये गलत है, हमें इन बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए। हुमायूं, आपका कोई सवाल था पहले? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था इस सेगमेंट के बारे में। मैं तबका नहीं कहना चाह रहा कि हमारी सोसाइटी का ये जो सेगमेंट है इसमें एक मसला भी आ जाता है जब आप बच्चों से काम कराते हैं, और ख़ासतौर पे सेगमेंट में लालच आ जाता है क्योंकि पैसा कम होता है। तो वो कहते हैं जहाँ से आ रहा है बस आ जाए किसी तरह भी, अब जो तरीका भी है उससे आ जाए। तो अब जब बच्चा चोरी भी करने लगता है तो वो उनके लिए एक्सेप्टेबल होना शुरू हो जाता है एक टाइम पर, क्योंकि जाहिर बात है ये दर्द तो मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन ये दर्द वही जानता है जिसके पास नहीं होता पैसा, जिसको रोटी के लाले पड़े हुए होते हैं। लेकिन मुझे अभी तक याद है, मैं बात सोच रहा, सवाल सोचते हुए मुझे याद आया, मैंने कहा मुझे अभी तक याद है निदा यासर ने एक बात की थी, निदा साहिबा ने, उन्होंने अपने शो में कहा था कि वेटर्स ये जो डिलीवरी बॉयज़ हैं ये लाते ही नहीं, कहते जी हमारे पास टूटे हुए पैसे नहीं है। बहुत बैकलैश आया, मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का, क्योंकि ये बात बड़ी सच भी है। मैं आपको बिलीव करें, मेरे साथ ये बहुत दफ़ा हुआ है कि वो डिलीवरी लेके कहते जी वॉलेट खाली है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप आए किस लिए, आपका कोर काम, मैंने कहा मुझे बताओ वैसे कोर काम है क्या? डिलीवरी, पैसे ही दूंगा ना, तो यानी कि वापस देने पड़ेंगे, जरूरी तो नहीं मतलब गिने चुने पैसे होंगे, इतना तो देखिए। पर हम लोग किसी को कोई बात करने देते ही नहीं है। हम कोई अगर नेगेटिव बात करें हम सिर्फ सोचते हैं ओ ये मशहूर क्यों हो गया है, इसको पॉपुलैरिटी क्यों मिल गई है, ओ इसी बात के लिए आए इसको दबाएं। तो सोसाइटी के इस सेगमेंट के बारे में जहाँ पर एक लालच पैदा हो गया है, इस लालच को ख़त्म करना भी बड़ा ज़रूरी है। उनको बताना ज़रूरी है कि आप बच्चे से कुछ बनवा लें, थोड़ा सब्र कर लें, वो आ जाएंगी चीज़ें। ये एजुकेट करना सोसाइटी की, गवर्नमेंट का काम है, ये सोसाइटी का काम है। जिस तरह बाहर मुल्कों में इस चीज़ों को कम किया गया, तो ये कैसे कम हो? जी बिल्कुल, इसके ऊपर अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो आपके यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं। आपकी स्टेट की तरफ से कमिटमेंट की सूरत में होता है, और उसके बाद अगर आप आगे चले जाएं तो इम्प्लीमेंटेशंस के ऊपर आपके तमाम तर रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनका काम होता है कि इनको इम्प्लीमेंट करना है, और इसके ऊपर बिल्कुल अवेयरनेस होनी चाहिए। और क्योंकि स्टेट की तरफ से एक कमिटमेंट है, जिस तरह के मैंने 25A का आर्टिकल का जिक्र किया है कि वहाँ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो बच्चे का एक बेसिक राइट है। अब उनके यहाँ गुर्बत है, उनके यहाँ महंगाई है, उनके यहाँ जो भी चीज़ें हैं, तो आप सरकार के जितने भी आपके पास सराउंडिंग में स्कूल्स हैं, एजुकेशन के मैकेनिज़्म हैं, आप बच्चे को जो है वो एजुकेशन जो है उसको उस साइड पे ज़रूर लेके जाएं। दूसरी चीज़ इसकी जो कह रहे हैं कि बिल्कुल आप कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से अर्निंग के उनको इश्यूज़ हैं, सोसाइटी के अंदर इस किस्म के इश्यूज़ हैं। आपके यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से भी इस किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो प्रोजेक्ट्स को चलाया जाता है, जिसके अंदर ये है कि जो बच्चे हैं जो एजुकेशंस की तरफ आते हैं उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कुछ वजीफ़े भी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है इस किस्म के प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जहाँ किया जा रहा है। इवन आपके यहाँ आपकी सोसाइटी के यहाँ भी ये है कि काफ़ी लेवल पे सपोर्ट होती है, कुछ सोसाइटी में भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इवन आपके यहाँ जिस तरह के कुछ गैर सरकारी तंजीमें भी जो हैं और इंटरनेशनल डोनर्स भी जो है वो पाकिस्तान में इस लेवल पे काम कर रहे हैं, ताकि जो बच्चे हैं और उन बच्चों के लिए उनकी कम से कम बच्चे की जो अपनी एक चाइल्डहुड है वो तो इन तमाम तर सिस्टम के अंदर जो है वो तो कंप्रोमाइज़ ना हो, वो उसको कंप्रोमाइज़ ना हो, और उसको तो कम से कम जो है वो फैसिलिटीज़ और वो उसकी चाइल्डहुड की जो चीज़ें हैं वो उसको मिलनी चाहिए। उसके ऊपर बिल्कुल है। हाँ, गवर्नमेंट लेवल पे और सोसाइटी के लेवल पे ये ज़रूर होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मिनिमम जो वेजेस का आपके पास कवानीन है उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और दूसरा इसके अंदर ये है कि जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें जहाँ भी कोई स्पेस अगर हो तो वहाँ चाइल्ड लेबर की बजाय जो ठीक है। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि जब भी हम बात करते हैं हमें ये चीज़ थोड़ी सी खुद भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि शायद वो बच्चा जिसे हम एजुकेशन की तरफ लाना चाहते हैं, या वो एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखता है जिनके लिए एजुकेशन उसको दिलाना बहुत मुश्किल है, वो उतनी एजुकेशन हासिल ना कर सके जितनी एक नॉर्मल इंसान करता है। जैसे एक बैचलर्स की एक डिग्री या FSc इंटर भी हो सकता है वो ना कर सके, लेकिन कुछ एजुकेशन उसको मिल जाए। इसके हवाले से शहजाद रॉय साहब ने बहुत ज़्यादा काम किया है। गवर्नमेंट स्कूल्स को उन्होंने नए स्कूल्स बनाने की बजाय या प्राइवेट स्कूल्स बनाने के बजाय उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स को जो है वो बेहतर बनाने की तरफ वो लेकर गए हैं, जहाँ पे ज़्यादातर पाकिस्तानियों के बच्चे जाते हैं, अभी भी जाते हैं।
ठीक है, बट जो चीज़ है वो जिस चीज़ की तरफ वो लेकर आए हैं, जो मुझे कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगता है कि एजुकेशन तो ज़रूरी है लेकिन साथ साथ स्किल उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि हो सकता है कि वो बैचलर ना मुकम्मल कर सकें, इंटर ना कर सकें, लेकिन अगर उनके पास कोई स्किल आ जाएगा तो बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो यहाँ से लेबर लेते हैं और वो स्किल बेस्ड लेबर लेना पसंद करते हैं। बीच में ऐसे कुछ टाइम आया था कि लोगों ने हमसे लेबर लेना बंद कर दी थी, लेकिन अब दोबारा से जब उनको अपनी जान के लाले पड़ गए हैं तो वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानियों से कि अब आप दोबारा से आ जाए और हमें लेबर दें। तो स्किल ऐसे बच्चों को सिखाना कितना ज़रूरी है और किस जमात में, 5वीं 6वीं 7वीं में किस जमात में उनको स्किल सिखाना शुरू कर देना चाहिए ताकि अगर वो उसके ज़रिए कोई जॉब हासिल करना चाहे तो वो आसानी से मिल जाए। जी बिल्कुल, ये भी इस वक्त आप देखें तो करंट सिनेरियो में बड़ा ही एक रेलेवेंट क्वेश्चन है। उसमें अगर देखा जाए पहले तो हमारे यहाँ जो है कि डे बाय डे अगर आप देखें तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस की तादाद बढ़ती जा रही है। सराउंडिंग में कोई जंग लगती है, आपके यहाँ कुदरती आफात आ जाती हैं, सैलाब आ गया, ज़लज़ला आ गया, इस किस्म की भी सिचुएशन में आपके यहाँ जो बच्चा एक बार स्कूल से आउट हो जाता है उसका दोबारा जो है वो स्कूल में पहुँचना मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जो बच्चे जो एजुकेशन ले रहे हैं, आप उनके पास जितना को टाइम है उसके दौरान अगर कोई किसी किस्म की स्किल साथ ऐड हो जाए तो अगर वो मैट्रिक करता है, इंटर करता है, कम से कम अगर वो आप देखें तो 18 ईयर्स तक जो एजुकेशन वो लेता है, क्योंकि 18 ईयर्स तक तो आपके यहाँ है कि आपके इंटरनेशनल लेवल पे कमिटमेंट है कि एक चाइल्ड की डेफिनेशन 18 ईयर्स तक है और उसके बाद उसका CNIC बनता है और फिर वो जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की लेबर्स या स्किल्स सीखने के बाद किसी जगह चला जाता है। तो बिल्कुल स्किल जो है वो होनी चाहिए। और आप हमारे यहाँ तो ये आपने एक नया ही जो इशू जो है इस वक्त एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी देखें कि आपके यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म का जो है वो एजुकेशन के सेक्टर्स के अंदर भी डिवीज़न हो चुकी है। इस क्लास के लिए ये है, इस क्लास के लिए ये है, इस क्लास के लिए ये है। हमारे यहाँ तो अभी भी आप देख लें कि एक साइड पे हम स्किल की बात करते हैं तो स्टिल हमारे बच्चों को अभी फ्लॉपी पढ़ाई जा रही है कंप्यूटर के अंदर अगर आप देखा जाए, और स्टिल हमारे बच्चे बेचारे इस लेवल तक हो गई है। नहीं सर, गवर्नमेंट ने चेंज कर दी है इस वक्त, फाइनली चेंज कर दी है। शुक्र है अल्लाह का, एक्सटिंक्ट हो चुकी थी फ्लॉपी तो जी जी शुक्र है चेंज। उसमें सर दूसरी चीज़ अगर ये देखें तो ये भी है कि अभी भी आपके यहाँ जो एजुकेशन में हम देखें तो बच्चा जो है वो स्टिल उसको ये कोई उसका फैसला करता है कि उसने मैट्रिक में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिर उसको पता चलता है इंटर में जाके उसने चेंज कर लेता है, फिर बार बार उसका डिसिप्लिन चेंज हो जाता है। तो अगर इसको छोटे लेवल पे ही उनके जो है स्किल्स को जो है वो पॉलिश किया जाए और उनके लिए एक जो है अगर एक मेन पाथ जो है उसका बना दिया जाए और उसको आइडिया हो और उसमें ये भी थोड़ा सा अगर फर्दर जो है इसको क्लियर कर दिया जाए कि इस स्किल को सीखने के साथ उसके बाद जो है वो फर्दर अपॉर्चुनिटीज किस किस्म की हैं तो उस पे जो है वो एनकरेज करना चाहिए। अब टच बेस करना है मैंने दूसरी जगह को भी, हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच वी हैव टू टच बेस, जिसको हमने बात करने की बड़ी ज़रूरत है और हम सबको सुनने की बहुत ज़रूरत है। कहीं मत जाएगा, साथ रहें, देखते रहिए एक और सब। और वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। डॉक्टर साहब, मैं आपको उस तरफ लेकर जाऊंगा जहां पर ये बड़ा ज़रूरी है कि चाइल्ड अब्यूज़, ख़ास तौर पे इन बच्चों का हमने देखा है कि फ़िज़िकली अब्यूज़ इतना कोई ये कॉम्प्लेक्स केस होता है क्योंकि उन बच्चों ने रहना वहीं पर है। खुदा ना खास्ता अगर उसका शौहर कर रहा, उसका भाई कर रहा या ड्राइवर कर रहा, खुदा ना खास्ता कोई भी कर रहा है, आप वो बच्चा किसको बताएगा? महीने के बाद घर जाएगा, बताएगा तो जाहिर बात है उसे पता है नौकरी छूट जाएगी, माँ बाप एतबार चल करता रहे, कुछ नहीं होता, ये तो वैसे ही तू मना कर दे, साहब को बता दे, उसको बता दे। फिज़िकल अब्यूज़ भी बहुत होता है जिसमें बच्चों को मारा भी जाता है, बच्चों को इतना मारा जाता है कि एक टाइम पर जब बच्चा खुदा ना खास्ता जान से हाथ धो बैठता है तब माँ बाप के पैसे के लालच में तब तक रखते हैं। इस चीज़ को हम कम कैसे कर सकते हैं एज इंडिविजुअल्स, और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट का क्या इस पर रूल है ताकि अगर कोई सुन रहा है तो आज वो सुने और कोई किसी को मोहल्लेदार को बताए कि आपको पता है ये रूल है, आप ये कर रहे हैं। तो ये ज़रा इसके देखिए, इस वक्त तो अगर देखें तो गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए, उसके ऊपर जो है वो लेजिस्लेशंस तो हो चुकी है।
अब आपको जो है वो चाइल्ड एज ए वर्कर्स के तौर पे, डोमेस्टिक वर्कर्स के तौर पे जो है वो उसको बैन कर दिया गया है ना, कि बच्चा कोई भी जो है कम उम्र बच्चे को आप अपने घर में एज ए डोमेस्टिक वर्कर्स के तौर पे नहीं रख सकते। उसके अंदर ये है कि सराउंडिंग में किसी जगह एक तो अगर किसी ने रखा है उसको तो वो तो इलीगल है ना, उसके ख़िलाफ़ जो है वो किसी भी किस्म का जो है वो एक्शन जो है वो उसके ख़िलाफ़ होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अमूमन कम्युनिटी के अंदर सराउंडिंग में, नेबर्स में अगर किसी को किसी किस्म की इस तरह की वायलेशन नज़र आती है तो पुलिस को इसको रिपोर्ट किया जा सकता है। तीसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि अगर आपकी सोसाइटी के अंदर जो है आपके फ्रेंड्स हैं, आपके और कम्युनिटी के अंदर कुछ लोग हैं, तो आप उनको ज़रूर इस चीज़ के बारे में सेंसिटाइज़ करें और उनको इस चीज़ के बारे में अवेयर भी करना चाहिए कि ये जो एक कानून जो है और ये एक बच्चे से जो है एज ए डोमेस्टिक वर्कर के तौर पे काम लेना जो है वो गैर कानूनी है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ जो है वो टर्म्स और इस किस्म की चीज़ें मौजूद हैं कि बच्चा जो है वो इसके ऊपर क्यों तशद्दुद किया जाता है। उसका तो बिल्कुल ये है कि पेरेंट्स जो हैं जो बच्चों को इस लेबर पे भेजते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स के तौर पे, बच्चों को जो है वो छोड़ के जाते हैं, तो मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें बच्चा जो है आप उसकी बात भी सुने और पहले तो सबसे पहले आप उसको भेजें ना, भेजने के बाद कम से कम जो है वो आप एक गैर कानूनी तौर पे ये एक आप अमल कर रहे हैं और इसके खिलाफ आपके खिलाफ भी इसकी वजह से जो है वो एक्शन हो सकता है। डॉक्टर साहब अगर मैं मोहल्लेदार हूँ, मैंने सुन लिया है कोई बच्चे पे जुल्म कर रहा है, मुझे पता है, तो मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ कि उस बच्चे की देखिए अक्सर मैंने ये मेरे घर पे साथ हुआ है, पता है मेरे घर में ये हुआ है, चाइल्ड लेबर था, हम सुनते थे, हम उन्हें मना करते थे, वो कहते नहीं पागल है, कस्में उठाते, हमने किया नहीं, हमें आवाज़ आती थी। इसके लिए भी बहुत अच्छे सालों पुरानी बात है, तो हमें नहीं पता था हमने क्या करना है, ठीक है, फिर फाइनली वी हैव टू कॉल द पुलिस, वो छुपा देते थे। तो मुझे ये बताएं करना क्या है हमें? कोई हेल्पलाइन वगैरह ऐसी मौजूद है जिस पे कॉल कर सकें, बता सकें, रिपोर्ट कर सकें कि जी हमारे हमसाये में ये हो रहा है? जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इससे पहले भी इस्लामाबाद में कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए कि जजेस के घरों में जो है वो माइनर बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के वर्क में पाए गए और उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और वो केसेस रिपोर्ट भी हुए हैं। बिल्कुल इसके अंदर आपके यहाँ जिस तरह NCRC का एक नंबर भी है, टोल फ्री नंबर्स हैं, 15 पे आप कॉल करें, पुलिस को जो है इसके ऊपर आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, पुलिस जो है वो फौरी तौर पे इसके ऊपर एक्शन लेती है। अब तो डोमेस्टिक वर्कर्स और चाइल्ड राइट्स के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की गवर्नमेंट ने ऐप्स भी बना दी हैं कि जैसे ही चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ का केस को रिपोर्ट होता है, इस तरह का डोमेस्टिक वर्कर्स का वायलेशन का कोई केस रिपोर्ट होता है, तो वो फिर ब्लिंक करता हुआ रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स तक जो है वो मैसेज चला जाता है। इवन जो है मतलब अब मैं जिस जगह रहता हूँ फास्ट इंक्वायरी होती है। जी बिल्कुल, फास्ट इंक्वायरी होती है और फिर उसके ऊपर एक्शंस भी फौरी तौर पे। क्या बता रहा हूँ आपको 2015 का, अभी रिसेंटली वो बरी हुए हैं साहब जिन्होंने उनको 10 साल कैद होगी थी उस पर, और बिकॉज वो इन्वॉल्व फिजिकल अब्यूज पे अच्छा मच मोर, ठीक है, तो वो उनको 10 साल कैद हुई उसकी। और मुझे बड़ी उस बात की खुशी हुई कि 2015 की बात करो, मुझे बड़ा अपने निज़ाम पे, अपने इंसाफ पर, अपने अदालतों पर बड़ा एक फ़ख्र महसूस हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह उनको वो अभी तकरीबन मेरा ख्याल है 3-4 महीने पहले उनकी वो रिलीज़ हुए हैं उससे, और उनको बहुत हैवी जुर्माना हुआ। और मुझे भी तक याद है कि ही वॉज़ वेरी यंग व्हेन ही वॉज़ अरेस्टेड, और अब वो बड़ी बड़ी दाढ़ी उन्होंने रखी हुई थी, बिल्कुल चेंज पर्सन ही इज़। बट मैं हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हम किचन की तरफ चलेंगे, कहीं मिल जाएगा हाथ। वेलकम बैक टू द शो। एक लास्ट सवाल हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे, उसके बाद जो है वो हमने किचन की तरफ जाना है। डॉक्टर साहब, हुमायूं ने जो वाक़या बताया ये तो कोई 1 लाख में से एक वाक़या होगा, बिकॉज उन लोगों के पास ना लॉयर को देने के पैसे होते हैं, ना एजुकेशन होती है, किसके पास जाना है, किस तरह जाना है, सेशन कोर्ट में जाना है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना है, किसके पास केस लगा है, केस लग गया है या नहीं लगा, रजिस्ट्रार ने खुद ही तो नहीं डेट अगली दे दी, क्योंकि ये चीज़ें भी हमारे माशरे में होती है कि ये लिखत पढ़त में डेट आगे की दे जाती, उनकी डेट ही नहीं आती, सुनवाई ही नहीं होती और बहुत बहुत टाइम निकल जाता है। तो ये तो एक
वाक़या होगा। इसके अलावा वो पेरेंट्स जिनको ये पता लगे कि हाँ हमारे बच्चे के साथ कुछ हो रहा है और गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए, फिज़िकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उनको क्या करना चाहिए, किस तरह वो रिपोर्ट करें, थाने में रिपोर्ट करें या ऑनलाइन किसी से कह के रिपोर्ट कराएं ताकि वो स्पीडी ट्रायल में जा सकें फ़ौरन? देखें, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हमारे यहाँ सबसे पहले जो है वो इस जस्टिस तक पहुँचने के लिए, इंसाफ लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो हर्डल्स मौजूद हैं। सबसे पहले ये कि आप जहाँ भी हैं कम से कम आप पुलिस को केस रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करने के बाद आगे जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पुलिस जो है वो केस के अंदर सही वाली दफ़ात लगाए। फिर उसके बाद हमारे यहाँ ये भी देखा गया है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली जब जाते हैं तो जो आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं वो सम टाइम जितने भी एविडेंस होते हैं वो उनको एविडेंस को जो है वो मोल्ड करने की भी कोशिश करते हैं। सम टाइम उसके अंदर ये होता है कि जिनके साथ इस किस्म का कोई इंसिडेंट हुआ है वो इन एविडेंस को कैसे बचाना है वो उस लेवल पे अवेयर नहीं होते हैं। उसके बाद आगे आप चले जाएं तो हमारे यहाँ कम्युनिटी के अंदर भी ये है कि आप देखें कि कोई भी केस है उसको रिपोर्ट करने से पहले उसको दबाना जो है वो कहते हैं कि नहीं इसमें हमारी इज्जत में आंच आ जाएगी। अगर कोई बच्चे के डोमेस्टिक वर्कर्स की अगर केस की बात करें तो वो कहेंगे कि नहीं फिर आगे बच्चे को कोई काम नहीं मिलेगा, हम जो है हमें हमारे पास इनकम नहीं आएगी। तो ये भी चीज़ें मौजूद हैं। इसके बाद अगर आप देखें हमारे यहाँ कल्चर और सोसाइटी लेवल पे भी ये चीज़ें इस किस्म की है कि अगर कोई केस होता है तो फैमिली में कोई बड़ा आ जाता है, कोई जानने वाला और को बड़ा आ जाता है, वो कहता है कि बस जी इसको सुलह सफाई करें। उसके बाद अगर हम चले जाएं ना जी, हमारे यहाँ इस रेशो को भी डिस्कस करने की ज़रूरत है कि केसेस रिपोर्ट कितने होते हैं और उन केसेस के ऊपर जो है आप देखें तो प्रोसिक्यूशन की जो रेशो है वो हर डाउट जो है वो हर डाउट का बेनिफिट जो है वो जिसने किया होता है उसको उस डाउट का जो है वो फ़ायदा मिलता है। और हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन के जो है वो रेशोज़ को अगर देखा जाए तो बहुत कम है। डॉक्टर साहब इससे पहले कि रेसिपी आप रेसिपी बताएं फिर मैंने डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछता है, मैं बड़ा देर से ठीक है। चिकन बर्गर पैटीज़ के लिए मैंने जो चिकन कीमा लिया है वो 500 ग्राम लिया है। आपने इसको अच्छे से धो के इसका पानी वॉश आउट कर लेना और प्याज इसमें एक दरमियानी बारीक कटी हुई डालनी है, लहसुन 1 चाय का चम्मच, अदरक 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्च 2 अदर चॉप की हुई आपने इसमें डालनी है, नमक हस्ब ज़ायका, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, ब्रेड क्रम्स जो है कोटिंग के लिए जाएंगे और अंडा 1 अदद, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, सिरका या लेमन जूस 1 खाने का चम्मच और सैम्बलिंग के लिए बर्गर बंस चाहिए, लेटस के पत्ते चाहिए, टमाटर चाहिए, प्याज, मायोनीज, केचप और चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़। लेटस डालने या आइसबर्ग डालने रिमेंबर याद है आइसबर्ग में फ़र्क होता है। ये पता है कितने अर्से पुरानी बात है। हाँ, 2 साल हो गए 2 साल हो गए इस बात को। लेकिन अभी भी वैसी पॉइंट भी लेटस डिफरेंट होता है और सलाद के पत्ते डिफरेंट होते हैं। अच्छा ज़ैनब, मैं जल्दी से आपसे कहूँगा ज़मीन आसमान का आपके बर्गर में फ़र्क पड़ जाता है अगर आप चिट्टी चीज़ की जगह पीली चीज़ डालें। आपको पीली चीज़ बहुत पसंद है। जब मैं बर्गर्स बनाते हूँ अगर पीली चीज़ मैंने ना ऐड की हो तो हमारे ज़रूर कहते हैं। डॉक्टर साहब मैंने जल्दी से आपसे बात पूछना है, हम क्यों इंतज़ार करते हैं? आपने मेरी ये वॉइस जब भी आप इस तरह के प्लेटफॉर्म से बैठे होंगे आपने ज़रूर उनसे पूछनी है, क्यों कशफ फाउंडेशन का ही इंतज़ार किया जाता है, क्यों NGOs का इंतज़ार किया जाता है कि वो ड्रामे बनाए, वो ये मैसेज दें। और ये रिकॉर्ड है कि आज तक कशफ फाउंडेशन ने जिस भी NGO ने ऐसे ड्रामे बनाए हैं वो सुपर हिट गए हैं। yes. वो ड्रामे सुपर डुपर हिट गए, यानी कि कॉन्सेप्ट लोग देखना चाहते हैं, पसंद आता है, लोग देखना चाहते हैं। तो क्यों इंतजार NGO किया जाता है? हम क्यों नहीं बना रहे? हम क्यों झूठ बोलते हैं कि मार्केट में तो वही सास बहू देखना चाह रहे हैं? देखिए ये अब वाकई ही एक ट्रेंड जो है मीडिया को इसका क्रेडिट जाता है और जिन्होंने भी जो इस किस्म के एक ड्रामा जो था वो मैंने भी देखा, उसमें वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के ऊपर था और बड़ा ही एक क्लियर और अच्छे लेवल पे जो है उसका वो मैसेज उडारी जो था उसका मैसेज किया गया। अभी रिसेंटली एक ड्रामा जो है वो भी एक इस किस्म का रिलीज़ हुआ है जिसके ऊपर किस तरह एविडेंस को जो है वो एक विक्टिम को जो है वो सेव करने की ज़रूरत है और फिर आगे प्रोसिक्यूशन के प्रोसेस के ऊपर भी किया गया। यकीनन कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी इस वक्त मीडिया की वजह से, क्योंकि देखें पहले तो आपके यहाँ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की एक मैं बात करता हूँ, इस किस्म के केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते थे। चाइल्ड डोमेस्टिक वर्कर्स के, चाइल्ड लेबर्स के, इस किस्म के केसेस रिपोर्ट नहीं होते थे। अब जो है मीडिया की वजह से मैं समझता हूं कि अब ये केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं और खुशी की बात यह है कि अब आगे एविडेंस को किस तरह सेव करना और प्रोसिक्यूशंस के लेवल तक भी जो है वो हमारी कम्युनिटी के अंदर इस किस्म के जो है वो मीडिया के थ्रू मैसेजेस को फैलाया जा रहा है।
तो मैं समझता बिल्कुल हूँ ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। कम्युनिटी के अंदर कुछ इस किस्म की कम्युनिटी चाहती है कि हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर ये चाहते हैं कि बेहतरी आए और जो है बच्चों के जो है प्रोटेक्शंस के ऊपर जो है वो मैया। डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं कि मैंने जब भी वो ऐसे ड्रामे देखे ना तो मुझे बड़ी हंसी आती है, और मैं अभी हम भी हंसे थे कि अक्सर आप लोग देखे थे नहीं वो सास बहू जो है ना वही चल रहा है, वही लोग। आज तक जो ड्रामा सबसे ज्यादा हिट हुआ है ना वो ऐसे मैसेज वाले ऐसे मैसेजेस वाला ही है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब। हमने हंसते हंसाते आपसे बड़े सवालात पूछे, बड़ा मजा आया आपके साथ। अल्लाह ताला को खुश रखे। ज़ैनब, थैंक यू वेरी मच फॉर नॉट पुटिंग द पीली चीज इन इट एज यूजुअल। आप लोगों से मुलाकात होगी जल्द, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आपसे ये कहेंगे आपका हर दिन, हर महीना, हर साल बहुत अच्छा गुजरे।